जो इंसान खुद को जांचने, परखने और बदलने की इच्छा रखता है उसे जीवन के अंदर यकीनन सफलता मिलती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। अपनी ये श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और पार्ट है आज इसका 7वां। ठीक है, और अनुरोध आपसे, मेरी ये क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, आप शेयर कर दें सभी के साथ में, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और कक्षा 9 वाला जो पाठ चल रहा है कबीर साहब वाला, उसके शब्द हमको देखने, लेकिन नेट की दिक्कत होने की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो कल आएगा। कल भी शायद दिक्कत रहेगी थोड़ी सी नेट की, पर ये हिंदी साहित्य का लेक्चर देखिए आप। आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं कवि। हमने सिद्ध साहित्य देखे, जैन साहित्य देखा, रासो साहित्य देखा, नाथों के यहाँ पर क्या कुछ हुए वो चीज़ देखी, सारी की सारी चीज़ें देखी। अब हम आदिकाल की जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और अन्य जो कवि हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है संदेश रासो की। रचयिता लिखिए अब्दुल रहमान या अधैमाण या फिर अधैमाण। ठीक है, अब्दुल रहमान ज़्यादा मिलता है। संदेश रासो के रचयिता कौन? अब्दुल रहमान। यह अपभ्रंश का महाग्रंथ है। किसका? अपभ्रंश भाषा का महाग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ साहित्यिक छटा भी बिखरी पड़ी है। संदेश रासो में हृदय की मर्म वेदना का चित्रण है। हृदय की मर्म वेदना का चित्रण। इस प्रकार के प्रमाणिक ग्रंथ साहित्य के अंधकार में एक ज्योति का कार्य करते हैं। यह वीरस के काव्यों से भिन्न परंपरा का रासो है। इसमें विरहिणी के वियोग की मार्मिकता है। एक विरहिणी एक पथिक के साथ अपने पति के पास संदेश भेजती है। द्विवेदी लिखते हैं कि इस संदेश में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। इसमें कुल 216 छंद है। तो संदेश रासो में कुल छंद कितने हैं? 216। ये ध्यान में रखिएगा आप। रचयिता अब्दुल रहमान, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला ग्रंथ आता है प्राकृत पेंगलम। रचयिता कौन? माफ़ कीजिएगा, संकलन करता है। इसके संकलन करता है लक्ष्मीधर। इसका संकलन किसने किया है? लक्ष्मीधर साहब ने किया है प्राकृत पेंगलम का। इसमें आदिकालीन साहित्य का क्या स्वरूप दिखाई देता है हमें? इसमें विद्याधर हो गया, सारंगधर हो गया, जज्जल हो गया एवं बब्बर, इन आदि कवियों की रचनाओं का क्या संग्रह है। इसीलिए ये संकलित और संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। और पूछ लिया जाए प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किसकी रचना नहीं है, तो आपको विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर इनको ध्यान में रखना। इनकी रचनाएं तो है, बाकियों की नहीं है। विद्याधर काशी में कान्य कुब्ज दरबार के एक बहुत ही कुशल एवं विद्वान मंत्री थे। कहाँ पर? काशी में। ठीक है, और किस दरबार में? कान्य कुब्ज दरबार में। यह जयचंद के विश्वास पात्र मंत्री थे। कौन? विद्याधर जो है जयचंद के क्या विश्वास पात्र क्या थे? मंत्री थे। दूसरा महत्वपूर्ण कवि का नाम आता है सारंगधर। ठीक है, इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की जो सारंगधर पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। सुभाषित ग्रंथ जो है तो ये इस नाम से प्रसिद्ध है। वहीं शुक्ल जी ने इसी सारंगधर के द्वारा रचित हमीरासों की चर्चा की है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण कौन आता है कवि? जज्जल नाम का कवि आता है। जज्जल भणई पद से राहुल जी ने इसे जज्जल कवि की रचना माना है। ठीक है मामला। हमीर कज्जू जज्जल भणई कोहानल मुहम्मद जलऊ। तो और चौथा महत्वपूर्ण कवि आ जाता है बब्बर। तो प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर, ये 4 जो प्रमुख कवि है इनकी रचनाओं का संकलन है। और संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यह 11वीं शताब्दी का कवि है। कौन? बब्बर। यह राजकर्ण कलचूरी के दरबार के कवि थे। इनका निवास स्थान त्रिपुरी था। कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं मिलता है इनका। प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसलिए आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का जो अध्ययन है करने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है।
ठीक है, पेंगलम की बात हो गई। अब बात करते हैं ढोला मारूरा दूहा। आपको ज्ञात होगा नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के अंदर ढोला मारूरा दूहा यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया। 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण रचना है। समय लिख लीजिए, ढोला मारूरा दूहा कब की है? 11वीं शताब्दी की है। कवि कौन? कुशल लाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा के प्रेमाख्यान काव्य। पूरी लाइन लिख लीजिए एरो लगा के, कवि कुशल लाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का एक प्रेमाख्यान काव्य है। तो किस प्रकार का काव्य? प्रेमाख्यान काव्य है राजस्थानी भाषा का। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इनकी प्रेम कथा है। और कछवा वंश का राजा था नल का पुत्र ढोला, जिस समय 3 वर्ष का था ना, और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या कुमारी मारवणी 1.5 वर्ष की थी, तब ही दोनों का विवाह हो गया था। तो विवाह कब हुआ था? ढोला तो 3 वर्ष का था, ये सवाल भी पूछा गया। तो ढोला 3 वर्ष का था और पुंगल के राजा कौन? पिंगल की कन्या मारवणी, ये 1.5 वर्ष की थी, तब इनका क्या? विवाह हो गया था। इनकी ये प्रेम कथा है। ढोला के युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इनका जो विवाह है, कछवा वंश का राजा नल था, नल का पुत्र कौन? ढोला, और ये 3 वर्ष का था तब, और पोंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी का 1.5 वर्ष की थी, तब विवाह हो गया। लेकिन ढोला जब युवा हुआ तो युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी कौन? मालवणी, मालवा की है मालवणी, और ये पहले वाली कौन सी है? मारवणी, इससे हो जाता है। मारवणी अर्थात मारू ढाडियों, गांव-गांव में जाकर गीत गाने वाली जो एक जाति होती है वो। तो मारवणी अर्थात मारू ढाडियों के साथ ढोला तक संदेश पहुंचाती है। मारवणी कौन सी? जो पहले बचपन में हुआ था वो। तब ढोला अपनी मारवणी मारू को लेने के लिए पुंगल देश जाता है, तब मारू से मिलन होता है। ढोला मारूरा दूहा आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। ये श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव गांभीर्य और राजस्थानी भाषा का क्या परिष्कृत रूप है जो देखने को मिलता है, और साहित्य में ये उक्ति प्रचलित है। लिख लीजिएगा, सोरठियो दूहो भलो भती मरवणरी बात, और जौवन छाई धन भली तारा छाई रात। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लिख लीजिएगा। अगला आता है ढोला मारूरा दूहा के बाद में खुसरो की पहेलियाँ। इसमें देखिए, खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। तो खुसरो लिख लीजिए, वास्तविक नाम अब्दुल हसन। खुसरो इनका क्या था? उपनाम था। इनका जन्म गांव पटियाली जिला एटा में हुआ। इनका समय जो था गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक रहा। गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक रहा। ये विनोदी स्वभाव के, मजाकिया, मिलनसार और उदार व्यक्ति थे। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया, कई बार पूछा गया। खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया। इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास पहुंचे और कहा, गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास पहुंचे औलिया साहब के, और क्या बोलते हैं? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रेन बही चौदेस। नोट कर लीजिए इसको, खुसरो साहब की है। गुरु की कब्र के पर जाकर ये बोलते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रेन बही चौदेस। लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। इनके पास जो कुछ था सब लुटा दिया और स्वयं अपने गुरु औलिया की मज़ार के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु पर इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनाई गई। तो खुसरो की जो कब्र है वो कहाँ पर है? इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र के पास में ही है इनकी कब्र। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिंदी का क्या था? अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिक बारी पहेलियाँ लिखी जो लोक साहित्य में बहुत ही प्रचलित हुई, और खुसरो की पहेलियाँ हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। ये कुछ पहेलियाँ देखिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे,
मोती इससे एक न गिरा, कौन? आकाश। ये पहेली आप पूछ सकते हो किसी को, और ये पूछा भी जा सकता है किसकी पहेली है, तो खुसरो की है ये। एक ताल मोती भरा, यानी जो आकाश में तारे हैं उनको मोती है, और सबके सिर पर औंधा धरा। ये लग रहा है कि उल्टा लटका हुआ है, और चारों तरफ थाली फिरे और मोती इससे एक न गिरा, कि घूमते हुए भी एक भी मोती नहीं गिरता, तो कौन? आकाश। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए, और पांचों के सिर काट दिए, न मारा ना खून किया। तो यहाँ पर देख कि पहली है फूट, इसमें खेत में उपजे सब कोई खाए और घर में उपजे घर को खाए। खेत में कोई भी धान है जो फूटता है तो सब लोग खाते हैं, और घर में उपजे, अगर घर में कोई फूट पड़ जाती है तो ये घर को खा जाते हैं, दोनों औरतों में। तो ये पहली पूछी गई। पांचों के सिर काट दिए, न मारा ना खून किया, कौन? ना खून। पांचों के सिर मतलब पांचों उंगलियों काट दिए, न तो मारा और ना ही क्या? खून किया। ठीक है, इस तरह की पहेलियाँ ये खुसरो साहब की। विद्यापति की हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण रचनाकार है, इनकी रचनाएं कई बार पूछी जाती है। आदिकाल के विशिष्ट कवि रहे हैं मैथिल कोकिल विद्यापति। तो पूछा जा सकता है मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मैथिल कोकिल विद्यापति। जन्म बिहार के दरभंगा जिले के गांव विस्पी में होता है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। तिरहुत के राजा थे शिव सिंह, उनके क्या थे? आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह तथा उनकी रानी कौन? लखीमा देवी शैव मत की क्या थी? अनुयायी थी। विद्यापति भी शिव भक्त थे। इनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावुकता का क्या अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इन्हीं गुणों के कारण महाराज शिव सिंह ने इन्हें अपना सखा व सभा कवि बनाया था। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता कीर्ति लता और कीर्ति पताका नामक 2 ग्रंथों में लिखी है। तो शिव सिंह की जो वीरता वगैरह है उनको किसमें? कीर्ति लता और कीर्ति पताका नामक 2 ग्रंथों में लिखी है। इसमें वीरस के साथ साथ कहीं कहीं श्रृंगार की छटा भी देखने को मिलती है, श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। इन कृतियों में अपभ्रंश के स्थान पर अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कीर्ति लता, एक तो कीर्ति पताका, और एक है कीर्ति लता। ठीक है, इनकी हम भाषा की बात करें तो भाषा इसकी थी अवहट। ठीक है, अवहट। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और किसका वर्णन है? शिव सिंह का। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप, बहुत बार पूछा गया। भाषा भी पूछी गई है और ये रचनाएं भी पूछी गई है, और किसके लिए लिखी है? शिव सिंह के वीरताकार जो कुछ वर्णन है इनमें देखने को मिलता है। अतः यह दोनों अवहट भाषा के ग्रंथ है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता किस भाषा के ग्रंथ है? अवहट भाषा के। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। कहते हैं कि रानी लखीमा देवी के कहने पर इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की। विद्यापति पदावली भी विद्यापति की है, और ये रचना किस प्रकार हुई? रानी लखीमा देवी के कहने पर इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में इसकी रचना की थी। इसमें माधुर्य भाव भरा संगीत है, इसी कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहते हैं। पूछ लिया जाए, अभिनव जयदेव की उपाधि या अभिनव जयदेव नाम से किसको और जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति पदावली को कई विद्वान भक्ति रस की न मानकर श्रृंगारिक मानते हैं। श्रृंगारिक कवि मानने वाले जो इसको श्रृंगारिक मानते कि जो विद्यापति पदावली है भक्ति रस की नहीं है, ये क्या श्रृंगारिक है। जो श्रृंगारिक कवि है मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तो आचार्य शुक्ल साहब, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? ये क्या है? श्रृंगारिक रचना है, भक्ति रस की रचना नहीं है। कौन सी? विद्यापति पदावली। उदाहरण क्या देते हैं कि कामिनी करे सनाने, हेर तही हृदय हनय पंचबाने, चिकुर गरे जलधारा, जनिमुख सनी उर रोए अंधारा। ठीक है, इसे देखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर कहाँ, सद्य स्नाता में
ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, किंतु कुछ विद्वान इनको भक्त कवि मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र तथा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में की है। तो ऊपर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामकुमार वर्मा तो इसको श्रृंगारिक मानते हैं, और नीचे भक्त कवि जो मानते हैं उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख है, बाबू श्याम सुंदर दास है, पंडित शिवनंदन ठाकुर है, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र हैं। ये मानते हैं कि ये भक्त कवि थे और उन्होंने ये रचना भी भक्ति की है। और उनकी जो पदावली को धर्म ग्रंथ और भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना है। बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों का ये विशेष प्रिय ग्रंथ रहा है। तो पूछ लिया जाए विद्यापति जो पदावली है किस क्षेत्र के संतों का, भक्त संतों का ये प्रिय ग्रंथ रहा है, तो बंगाल, असम और उड़ीसा के जो वैष्णव भक्त थे उनका। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी, ये इसमें पंक्तियां मिलती विद्यापति पदावली में। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तो विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ के समान पूजित है। इस संप्रदाय में भी पूर्वी भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों का भक्तिपरक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का प्रमाण है। वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति की जो पद है उनको भजनों की तरह गाया जाता है, स्थापित भक्ति भाव के लिए। ये विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण विगत और अनागत युगों के साहित्य का सहज प्रतिबिंब इनकी कवि परिलक्षित होता है। तो विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण तो विद्यापति को संक्रांति काल का कवि भी माना जाता है। ये भी आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं आदिकाल का गद्य साहित्य। अभी तक हम पद्य में चीज़ें देख रहे थे, क्या कुछ रचनाएं वगैरह है, कौन से रचनाकार हैं, कौन से कवि हैं, कौन सी उनकी रचनाएं हैं। अब हम आदिकाल का जो गद्य साहित्य है उसको देखते हैं। तो आदिकाल में जो साहित्य में गद्य रचना है वो भी बहुत मात्रा में लिखी गई, किंतु कुछ कवियों ने गद्य और पद्य साहित्य लिखकर साहित्य खजाने को अद्भुत रत्न दिया है। गद्य पद्य के अंदर कोई साहित्य लिखा जाता है वो कहलाता है चंपू काव्य। कोई ऐसी रचना जिसमें गद्य में भी चीज़ें लिखी गई हो और पद्य में भी लिखी गई हो, तो ये दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है चंपू काव्य। ये आपको ध्यान में ही होगा। इनमें प्रमुख है रोड़ा नामक कविकृत राउलवेल। तो रोड़ा कवि की रचना कौन सी है? राउलवेल। कई बार पूछी गई है कोर्ट वाले सवालों में। रोड़ा कवि की रचना राउलवेल, ये गद्य और पद्य का मिश्रित चंपू काव्य रचना है। तो ये भी पूछ ले राउलवेल क्या है, एक गद्य रचना है, पद्य रचना है या फिर चंपू काव्य। तो राउलवेल क्या है? चंपू काव्य। और किसकी है? रोड़ा कवि की। दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर कृत क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर गद्य की कृतियां हैं। तो लिख लीजिए दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर, ये क्या है? गद्य की रचनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं राउलवेल की थोड़ी सी और विस्तार से। तो रचनाकाल 10वीं शताब्दी। राउलवेल का रचनाकाल क्या है? 10वीं शताब्दी है। गद्य पद्य मिश्रित होने के कारण ये चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। गद्य पद्य या चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति की बात आए तो राउलवेल नामक नायिका के, राउलवेल क्या है? नायिका एक, इसके नख सिक वर्णन का इसमें प्रसंग है। पहले सौंदर्य का पद्य में वर्णन किया गया, बाद में गद्य में इसे वर्णित किया है। इस प्रकार से चंपू काव्य कहलाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी में नक्शिक श्रृंगार आरंभ होता है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को देखते हैं तो महाराज गोविंद चंद का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा था और इनके सभा पंडित कौन थे? दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना करते हैं। तो 12वीं शताब्दी के अंदर करते हैं रचना कौन? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन, रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा साहब करते हैं, इसका रचना करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब क्या कहते हैं शब्दों में? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हजारी प्रसाद साहब कहते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति और वहाँ की भाषा है उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है इस पर।
हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा था, शुद्धता की ओर। इसके बाद में बात करते हैं वर्ण रत्नाकर की। तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन तो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में हुआ। नोट कर लीजिए, वर्ण रत्नाकर का जो प्रकाशन है वो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। 14वीं शताब्दी की रचना है ये। इसके लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, मैथिली कवि है। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? लिख लें आप, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और ये क्या है? मैथिली कवि हैं। और मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है वो आप कमेंट करके बताना, अभी ऊपर बताया था मैंने। इनकी जो भाषा है वो अलंकारिक और कवित्वपूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया गया। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण। इस प्रकार हिंदी गद्य की ये प्रमुख कृतियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है और तब से गद्य रचना का प्रवाह जो अखंड रूप से प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ तक मामला हमने प्रमुख कवि रचनाकार वो सारे देख लिए। कल की वीडियो में हम बात करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ और साहित्य इतिहास की प्रवृत्तियों के विषय में 1-2 सवाल है जो अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। तो आज इतना ही देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए पहली बार देख रहे हैं तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जितने ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे उतने साथियों की मदद हो पाएगी और अपना ये चैनल, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को श्रेष्ठ बनाने का। जैसे ही नेट की दिक्कत ठीक होती है क्लास 9th वाली वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।